हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्तादार, जागीरदार एंड जमींदार। ये कौन हैं और इनके रोल कैसे अलग अलग हैं। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज आपसे डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज हमारी चल रही है, इसको अगर आप देख रहे हैं और आप पूरी तरीके से इसको जो है अच्छी तरीके से लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, देन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव है ओनली यूट्यूब पर आना, उसके बाद थोड़ी देर देखना, 1 और 2 मिनट देखना, उसके बाद इसको बंद कर देना लेक्चर को, देन कुछ भी गेन होने वाला नहीं है। मेरी एडवाइस आपके लिए रहेगी, अगर आप ऐसा करते हैं देन लेक्चर को ना देखें। सेकंड, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप इसको क्लियर करना चाह रहे हैं, आप जनरल स्टूडेंट्स हैं, देन खुद से क्वेश्चन करना है कि आपने टारगेट जो सेट किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने टारगेट सेट किए होंगे, डेली के टारगेट्स होंगे, कुछ मंथली टारगेट्स होंगे एंड वीकली टारगेट्स भी होंगे। आपने जो टारगेट सेट किए हैं, क्या आप उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं? आपने अगर ये सोचा है कि आज मुझे दिन में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, क्या वो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है या आपने बीच में उसको छोड़ दिया? आपने ये सेट किया है कि वीक में मुझे ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो है कंप्लीट करना है, क्या वो आपने कंप्लीट किया? क्या आपने टेस्ट सीरीज को लगाया? क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा? क्या आपने वीक में अबाउट 10 आंसर्स को लिखा? अगर ये चीजें आप नहीं करते हैं, आप आंखें बंद करके तैयारी करते जा रहे हैं, ब्लाइंडली आप जो है चीजों को फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट बुक्स के पीछे आप पड़े हुए हैं, जो बुक आपके पास है वो आप रीड नहीं करते हैं, किसी स्टूडेंट ने कोई बुक आपको बता दी, ओ यार तू इस बुक को क्यों रीड कर रहा है, इस बुक को रीड करना ये बेस्ट है, देन आप उसकी बातों में आगे उस बुक को रीड करने लगे, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इस टाइप का कोई इश्यू आता है देन प्लीज स्टूडेंट्स के पास मत जाइए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स घूम रहे हैं जो खुद तैयारी नहीं करते हैं, केवल वो दिखावा कर रहे होते हैं कि हम सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने रिलेटिव्स को बताना, अपने नेबरहुड्स को बताना कि हाँ हम जो है तैयारी कर रहे हैं, सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं। 3-4 साल ऐसे निकल जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट 0। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये आपकी तैयारी को भी जो है गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देते हैं। तो इनकी बातों में नहीं आना। टीचर से आपको जो है सही राय लेनी है, टीचर से आपको पूछना है, टीचर आपको सही गाइड करेंगे कौन सी बुक रीड करनी है, कब रीड करनी है, एनसीईआरटी को कब रीड करना है। तो इस टाइप से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो टीचर से आपको एडवाइस को लेना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं इक्तादार। इक्तादार वर्ड कहां से आया? ये वर्ड है अरेबिक वर्ड, और स्टूडेंट इक्ता को आपको समझना पड़ेगा। इक्ता का मीनिंग होता है पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड, और इस लैंड को कंट्रोल करने वाला है इक्तादार। ये वर्ड फेमस हुआ था इंडिया में दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। जब दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश होती है, उसके बाद जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने अपनी टेरिटरी जिसको वो कंट्रोल करते हैं उसको डिफरेंट इक्ताज में डिवाइड कर दिया, और मिलिट्री जो उनके कमांडर थे उनको उस लैंड का, उस इक्ता का कमांडर या आप कह सकते हैं स्टूडेंट मालिक या ओनर बना दिया। उनको बोला जाएगा इक्तादार। फॉर एग्जाम्पल इल्तुतमिश जिस टाइम पर रूलर बनाया है दिल्ली सल्तनत का, उससे पहले वो क्या करता है? तो उससे पहले आप देखेंगे वो बदायूं का इक्तादार है। तो इस टाइप से आप देखेंगे टेरिटरी को डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट इक्ताज में, और इक्ता का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हेड है, वो कहलाएगा इक्तादार। इक्तादार के लिए स्टूडेंट 3 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो फिक्स की गई हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इक्ता में उसको एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ट्रूप्स को मेंटेन करना। ओके स्टूडेंट्स, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आप देखेंगे लैंड को डिवाइड किया गया है, टेरिटरी को डिवाइड किया गया था 2 पार्ट में। फर्स्ट है क्राउन की लैंड और सेकंड है इक्ता लैंड। ठीक है, क्राउन की जो लैंड है उसको बोला जाता है खालिस्ता लैंड, और दूसरी जो लैंड है, अदर जो लैंड थी, वो थी इक्ता या इक्तादार्स की लैंड। इक्तादार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और ट्रूप्स को मेंटेन करना। जब भी सुल्तान को जरूरत होगी देन इक्तादार्स को बोला जाएगा कि आप हेल्प करने के लिए आइए, और इक्तादार्स हेल्प करेंगे। तो इस टाइप से पूरा सिस्टम चलता था। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकंड जो वर्ड है ये है जागीरदार। ये वर्ड जो है अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, इसका मतलब होता है
प्लेस को कंट्रोल करने वाला, प्लेस का होल्डर, उसको कहते हैं जागीरदार। जागीर स्टूडेंट एक लैंड ग्रांट है, और ये लैंड ग्रांट एंशिएंट टाइम से इंडिया में चल रही है। बट 13th सेंचुरी से जो लैंड ग्रांट दी गई उनको जागीर बोला गया, और जागीर का जो होल्डर है वो कहलाएगा जागीरदार। अब समझने का ट्राई करिए स्टूडेंट। मुगल पीरियड में आते हैं। अकबर ने एक सिस्टम स्टार्ट किया, उस सिस्टम का नाम है मनसबदारी सिस्टम। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है मनसबदारी सिस्टम वाला, देन आप उसको देख सकते हैं। तो अकबर जो है मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट करता है, और मनसब का मतलब होता है स्टूडेंट रैंक होल्डर। अकबर ने अपने सारे ऑफिसर्स को, जितने भी ऑफिसर्स हैं और जो मुगलिया सल्तनत को सपोर्ट करते हैं, मुगलिया सल्तनत के अंडर में काम करते हैं, सारे ऑफिसर्स को एक रैंक दे दी गई। और आप देखेंगे स्टूडेंट एक हायरार्की बना दी गई। तो ये जो रैंक दी गई, इसका मतलब है, रैंक का मतलब मनसब, और मनसब जिसको दिया गया वो कहलाएगा मनसबदार। मनसबदार स्टूडेंट्स ये मुगल्स के लिए काम करते हैं, और इनको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मुगल्स के अंडर में 100 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो सबको एक मनसब दिया गया है, और मनसब जो होल्ड कर रहा है उसको वो कहलाएगा मनसबदार। मनसबदार को सैलरी देनी है। देन स्टूडेंट सैलरी आप कैश में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और सैलरी आप लैंड ग्रांट के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप कैश में सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस मनसबदार को बोला जाएगा नकदी मनसबदार। एंड आप अगर सैलरी लैंड ग्रांट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, और मनसबदार को बोल रहे हैं कि आपको हमने ये लैंड अलॉट कर दी है, वहां से आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लीजिए और अपनी सैलरी ले लीजिए। अगर हाँ कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो आप ट्रेजरी में या ट्रेजर में जो है जमा करवा दीजिए। तो स्टूडेंट इस टाइप से आप देखेंगे जो लैंड ग्रांट दी गई है इसको बोला गया जागीर। जिस मनसबदार को ये जागीर दी गई उसको बोला गया जागीर मनसबदार। तो इस टाइप से ये जो वर्ड था ये बड़ा फेमस हुआ। तो ये स्टूडेंट लैंड ग्रांट्स हैं, ठीक है, इनका रिलेशन होता है रेवेन्यू या लैंड रेवेन्यू, ठीक है, उससे इनका रिलेशन रहेगा। तो लैंड ग्रांट दी गई है, क्वेश्चन आता है क्या ये लैंड ग्रांट हेरिडिटरी है? आंसर होगा नो। आपको एक जागीर दी गई, समझने का ट्राई करिए। एक ऑफिसर है ए, अकबर ने, हम एक एग्जांपल लेते हैं, अकबर ने इसको पोस्टिंग दी है पंजाब में, और पंजाब एक सूबा है, सूबा मतलब प्रोविंस। तो पंजाब में इस ऑफिसर को, ए ऑफिसर को पंजाब का सूबेदार बनाया गया है। मुगल्स ने अपनी टेरिटरी को डिफरेंट सूबाज में डिवाइड किया था। सूबा मतलब प्रोविंस, और इनको आज के डेट में आप क्या बोलते हैं? स्टेट्स। तो मान लीजिए ए ऑफिसर है, उसको पंजाब सूबे का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर और सूबेदार। अब इस सूबेदार को सैलरी देनी है, तो अकबर ने इसको एक जागीर दे दी, इसको एक लैंड अलॉट कर दी कि भाई अपनी सैलरी आप यहां से, इस लैंड से जो भी लैंड रेवेन्यू आएगा वहां से अपनी सैलरी आप ले लेना। देन स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है कि ए बंदे को जो जागीर दी जाएगी वो पंजाब में ही दी जाएगी। हो सकता है कि इसको जो जागीर दी गई वो बंगाल में दी गई, या इसको जो जागीर दी गई वो साउथ इंडिया मतलब डेक्कन में दी गई, और इसको बोला गया कि आपको जो भी जागीर दी गई वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करिए और उससे अपना खर्चा निकालिए। तो स्टूडेंट ये पॉसिबल है। तो जागीरदार क्या होगा? अब जागीरदार आप देखेंगे, ये जागीरदार है कहाँ का? अगर इसको बंगाल में जागीर दी गई है तो ये बंगाल का जागीरदार है, बट ये सूबेदार कहाँ का है? पंजाब का। तो इस टाइप से आपको यह रखना है, मुगल्स जो है वो डिफरेंट मनसबदार को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। सबसे अच्छे मनसबदार को स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया जाता था, गवर्नर या सूबेदार बनाया जाता था, दीवान बनाया जाता था। कुछ अदर मनसबदार को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती थी, और उनकी सैलरी देने के लिए लैंड को अलॉट किया जाता था। तो लैंड को जब अलॉट करते थे तो मनसबदार को बोला जाता था जागीर मनसबदार। ओके स्टूडेंट, तो देन आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, इस ए बंदे को अगर बंगाल में लैंड दी गई है, अलॉट की गई है, देन आप समझ सकते हैं इसके रिलेशन बंगाल के लोगों के साथ नहीं है जहां पर इसको लैंड अलॉट की गई है। ठीक है स्टूडेंट, साथ में इसकी जो जागीर है इसका ट्रांसफर भी हो सकता है। जैसे अभी बंगाल में अलॉट की गई है, बाद में हो सकता है कि इसको पंजाब में अलॉट कर दी जाए, तो ये ट्रांसफरेबल है। यहाँ पर हेरिडिटरी राइट्स नहीं है। साथ में मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था कि अगर आपकी डेथ हो गई है तो जो भी पैसा है, जो भी जागीर है, वो वापस ले ली जाएगी और वो स्टेट के पास आ जाएगी। तो जागीरदार जो होंगे, मेन इनका पर्पस होगा लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। ठीक है, ये एक्चुअल में जागीर जो होती थी रेवेन्यू असाइनमेंट्स हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
इसमें स्टूडेंट आप देखेंगे तो ट्रांसफरेबल है और हेरिडिटरी राइट नहीं है, ये पॉइंट आप याद रखना। अब देखिए ये जागीर जो होती थी ये कंडीशनल होती थी और कभी कभी अनकंडीशनल भी होती थी। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन हो सकती है कि आप यहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे एंड लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करेंगे, बट अनकंडीशनल भी हो सकती है, केवल आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं करेंगे। तो इस टाइप से कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों तरह की जागीर जो है वो अलॉट की जाती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया आपको वर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आएगा वो है जमींदार। स्टूडेंट जमीन का मतलब होता है लैंड और उसका ओनर जमींदार। जमींदार अगर आप देखेंगे तो रूरल सोसाइटी में सबसे टॉप पर स्टूडेंट सबसे टॉप पर जो है वो जमींदार आप कह सकते हैं कि बिग लैंडलॉर्ड हैं, जमीन इनकी होती है, उसको एक कल्टीवेट करते हैं और रूरल सोसाइटी में टॉप पोजीशन इनकी है। इनके रिलेशंस हैं, जहां पर ये रहते हैं तो इनके रिलेशंस हैं वहां पर रहने वाले पीजेंट्स के साथ। ये उस एरिया को जहां ये रहते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जानते हैं कि कौन सी क्रॉप यहाँ पर कल्टीवेट की जाती है। इसलिए हमारे रूलर्स, इंडियन रूलर्स, इवन मिडिवल पीरियड में भी आप देखेंगे तो दिल्ली सुल्तान और मुगल्स भी इन जमींदार्स को यूज करते हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। देन आपका क्वेश्चन होगा, माइंड में आएगा, फिर जागीरदार क्या कर रहे थे? स्टूडेंट जो जागीरदार हैं वो जमींदार के बिना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते। ये जागीरदार जो हैं इनको आगे असाइनमेंट देते हैं, जमींदार्स को कहते हैं कि आप जो है हमारे बिहाफ पर इसको कलेक्ट करिए, तो ये एक तरह से एजेंट बन जाते हैं। जमींदार जो होते थे स्टूडेंट ये बड़े बड़े घरों में रहते थे, इनके पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी, इनके ट्रूप्स भी होते थे, अपनी आर्मी रखते थे। आईने अकबरी को अगर हम देखेंगे स्टूडेंट तो अबुल फजल ने हमें बताया है अबाउट 3,84,000 आर्मी जमींदार की है, बट बिकॉज ये अलग अलग एरिया में स्कैटर्ड हैं, दैट्स वाई अगर इनकी लड़ाई होगी तो एक साथ ये नहीं आ सकते और इतनी बड़ी आर्मी को एक जगह ये नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कैटर्ड एरिया में रहते हैं, अलग अलग एरियाज में रहते हैं जमींदार। तो आप समझने का ट्राई करिए, जमींदार जिस लैंड में रहते हैं उस लैंड के साथ रिलेशंस हैं, वहां के लोगों को जानते हैं, पीजेंट्स के बारे में नॉलेज है इनकी। साथ में स्टूडेंट ये सपोर्ट करते हैं या ये हेल्प करते हैं जागीरदार की लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में, या स्टेट की हेल्प करते हैं, बदले में इनको कुछ जो है कमीशन वगैरह मिलता है। साथ में पॉइंट आप याद रखेंगे स्टूडेंट, ये जो जमींदार हैं ये वहां रहने वाले पीजेंट से बेगार कराते हैं, बेगार मतलब फोर्स्ड लेबर, तो ये वहां से बेगार भी कराते हैं और उनसे कुछ एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह भी ये कलेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जागीरदार का मतलब है कि जिस एरिया में इसकी जागीर है जरूरी नहीं है कि इसके रिलेशन वहां पर हैं, पीजेंट्स को ये जानते हैं, कौन सी क्रॉप कल्टीवेट होती है इनको नॉलेज है, जरूरी नहीं है, बट जमींदार को ये सारी नॉलेज होती है। बाद में क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स के पास पावर आई तो ब्रिटिशर्स ने ये जो जमींदार होते थे स्टूडेंट आप देखेंगे तो परमानेंट सेटलमेंट, जिसको आप जमींदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं, उसके अंडर में, जमींदारी सेटलमेंट के अंडर में जमींदार को पूरी जमीन का मालिक बना गया। मतलब बंगाल में डिफरेंट पार्ट्स का मालिक जमींदार को बना दिया गया और इनके अंडर में टेनेंट्स को कर दिया गया। मतलब पीजेंट्स को अब क्या बोला जाएगा, टेनेंट्स, तो टेनेंट्स को कर दिया गया। और जो हमारे पीजेंट हैं, बिकॉज अब वो जमीन के मालिक नहीं थे, वो लैंड के मालिक नहीं थे, ओनर नहीं थे, दैट्स वाई अब ये जो पीजेंट हैं स्टूडेंट ये जमींदार को लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे, ये जमींदार को क्या देंगे, रेंट, बिकॉज ये अभी लैंड ओनर नहीं है। इसलिए हमारे जो पीजेंट हैं उनको बोला जाएगा टेनेंट। फॉर एग्जांपल आप किराए के घर पर रहते हैं तो आप क्या देते हैं अपने लैंड ओनर को, आप देते हैं उसको रेंट। इसी टाइप से जो पीजेंट हैं वो बन गए टेनेंट्स और ये टेनेंट्स जमींदार को क्या देने लगे, अंडर परमानेंट सेटलमेंट रेंट। ये जमींदार इस रेंट को कलेक्ट करने लगा, इसके पास रेंट कलेक्ट हो गया और उसके बाद इसने लैंड रेवेन्यू, अब ये बोला जाएगा लैंड रेवेन्यू, ये ब्रिटिशर्स को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे पे कर दिया। इस टाइप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी। कौन से एरियाज में, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट हमें आजादी मिली, तो आजादी के टाइम पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो जमीन थी वो किसके नाम लिखी हुई थी, जमींदार के नाम। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट को जमींदारी अबोलिशन एक्ट लाना पड़ा था और इसके बाद बहुत सारे इश्यूज भी आ गए थे स्टूडेंट, आप देखेंगे डिफरेंट इश्यूज आए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर प्रॉपर्टी का राइट जो है उसको लीगल राइट बनाना पड़ा था और 300A जो हमारा सेक्शन उसमें रखना पड़ा था। ओके स्टूडेंट, साथ में आप देखेंगे इसी इश्यूज की वजह से 9th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में और उसमें ये सारे झगड़े जो भी थे इन सारे इश्यूज को, इन सारे सब्जेक्ट्स को उसमें रख दिया गया था 9th शेड्यूल में, जिससे जुडिशरी जो है उसको रिव्यू ना कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया, इक्तादार पीस ऑफ लैंड, ठीक है, पीस ऑफ लैंड इक्ता, और उसका मालिक, उसका ओनर क्या हो गया, इक्तादार। जागीरदार जो लैंड अलॉट की गई है रेवेन्यू पर्पस के लिए, उसको बोला जाएगा जागीर, और उसको ओन करने वाला बोला जाएगा जागीरदार। जमींदार जिसके उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में रिलेशन है, वहां के पीजेंट्स को ये जानता है, ठीक है स्टूडेंट, क्रॉप कौन सी कल्टीवेट हो रही है उनके बारे में इसको नॉलेज है, उसको बोला जाएगा जमींदार। तो ये जो वर्ड हैं ये आपको एकदम क्लियर करने, इक्तादार, जागीरदार और जमींदार। ओके स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए, थैंक यू।